संकल्पना को हम वापस से समझने का प्रयास करें तो हम कहेंगे कि अरस्तु ने ये बताया था, अरस्तु की जो भ्रामकता थी वो क्या थी? अरस्तु ने ये कहा कि कोई भी पिंड जो है उसको गतिशील बनाए रखने के लिए आपको बल की आवश्यकता होती है। जैसे अगर कोई धनुष से तीर छोड़ा गया है तो धनुष तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक इसके पीछे की हवा इसे आगे की ओर धकेलती रहती है। जैसे ही पीछे की ओर की जो हवा है इसे आगे धकेलना बंद कर देगी, धनुष आगे गति करना बंद कर देगा और धनुष जो है वो नीचे की ओर गति करने लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि यदि किसी खिलौना गाड़ी को या किसी वस्तु को खींचा जाए या धक्का दिया जाए तो ये वस्तु जो है वो तब तक गति करती है जब तक कि इस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है। अगर बल लगाना बंद कर दे तो वस्तु गति करना बंद कर देती है। लेकिन उनकी इस भ्रामकता को गैलीलियो ने जो प्रयोग किए और उसके आधार पर जो सिद्धांत उन्होंने दिए उसके अनुसार इन्हें तोड़ा जा सका। गैलीलियो ने कुछ प्रयोग किए जिनमें पहला प्रयोग उन्होंने ये किया कि एक वस्तु को अगर हम एक घन आकार के बॉक्स को अगर हम एक पट्टे पर रखें और इस पट्टे को हम धीरे 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 ऊपर की ओर उठाएं, यानी कि हम इसे टेढ़ा कर दें, तो एक विशिष्ट स्थिति तक ये बॉक्स नीचे नहीं सरकता है। लेकिन उस विशिष्ट स्थिति से और ज्यादा इसको टेढ़ा किया जाए तो ये जो बॉक्स है वो नीचे की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब यह है कि उस विशिष्ट स्थिति तक ये बॉक्स अपनी आप को अपनी स्थिति में बनाए रखने में सक्षम था, इसलिए इस बॉक्स ने गति नहीं की। इस आधार पर गैलीलियो ने कहा कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहने का प्रयास करती है, जब तक उसका प्रयास सफल होता है तब तक वो वस्तु स्थिर रह सकती है। वो प्रयास कब सफल होगा? वो बल जो उस पर कार्य कर रहे हैं उनके परिमाण पर, उनकी दिशाओं पर निर्भर करेगा। साथ ही उन्होंने एक प्रयोग और किया, उन्होंने ये देखा कि यदि हम दो ढलान वाले पथों पर किसी वस्तु को लुढ़काएं, एक वस्तु को अगर हम एक साइड से लुढ़काएं तो जिस ऊंचाई से इसे लुढ़काया जाता है ठीक उसी ऊंचाई पर वापस ये दूसरी अवस्था में पहुंचने का प्रयास करती है। ये भी देखा, ये इसका जो कारण है उन्होंने ये बताया कि जब वस्तु नीचे की ओर जा रही होती है गुरुत्वाकर्षण बल और अन्य बलों के प्रभाव में, तो ये वस्तु जो होती है वो गतिशील अवस्था में होती है। जब ये निचले स्तर पर पहुंच जाती है तब भी ये गतिशील अवस्था में होती है। ये वस्तु अपनी गति को बनाए रखने का प्रयास करती है और इसीलिए ठीक उसी ऊंचाई पर वापस पहुंचने का प्रयास करती है। यदि दूसरी ओर की ढलान को धीरे धीरे कम किया जाए तो अब भी ये वस्तु गिराए जाने पर, एक दिशा से गिराए जाने पर पुनः वापस उसी स्थिति में पहुंचने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा दूरी तय करती है, पहले की तुलना में ज्यादा दूरी तय करती है। अब अगर इस ढलान को हम और कम कर दें तो ये वस्तु और ज्यादा दूरी तय करती है। इस हिसाब से गैलीलियो ने कहा कि अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार उस ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करेगी। और अगर इस सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो यदि किसी वस्तु को एक सतह से लुढ़काया जाए और दूसरी सतह को एकदम सपाट रखा जाए तो ये वस्तु लुढ़कते हुए नीचे आएगी और तब तक गति करती रहेगी जब तक ये वापस उसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाए। अब सोचो कि आप फिसल पट्टी से नीचे की तरफ फिसले या आपने गेंद को नीचे की तरफ फिसलाया। मोहम्मद अल्ताफ अपना माइक ऑफ कर लो, मोहम्मद अल्ताफ अपना माइक ऑफ कर लो। आपने गेंद को एक फिसल पट्टी से नीचे लुढ़का दिया, अब दूसरी तरफ कोई फिसल पट्टी नहीं है, ये गेंद नीचे लुढ़की नीचे आएगी। ये तब तक गति करने का प्रयास करेगी जब तक कि वापस इसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाए। क्या ये गेंद कभी भी इस ऊंचाई पर पहुंच पाएगी? नहीं सर, कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। यानी कि इस गेंद को अनंत समय तक लुढ़कते रहना चाहिए। भाई जब तक ये इस ऊंचाई पे नहीं पहुंचे तब तक इसको लुढ़कते रहना चाहिए, अनंत समय तक लुढ़कते रहना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है ये गेंद है, ये अनंत समय तक, ये जो गेंद है ये अनंत समय तक नहीं लुढ़कती है और ये कुछ दूरी पर जाकर के रुक जाती है। विभिन्न प्रयोगों और विभिन्न संकल्पनाओं के आधार पर गैलीलियो ने कहा कि वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ दूरी तक तो लुढ़कती रहती है, लेकिन धरती और इस गेंद के जो पृष्ठ है उनके मध्य होने वाला जो घर्षण है उस घर्षण के कारण ये गेंद कुछ दूरी पर जाकर के रुक जाती है। इस आधार पर जो गैलीलियो है उन्होंने ये कहा कि कोई भी वस्तु जो स्थिर है वो स्थिर रहने का प्रयास करती है, कोई भी वस्तु जो स्थिर है वो स्थिर रहने का प्रयास करती है। यदि वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहने का प्रयास करती है, लेकिन यदि वस्तु पर कुछ अवरोधी बल कार्य करे, यार कौन, एक पता नहीं कौन है बार बार फोन कर रहा है इसलिए डिस्टर्ब हो रही है क्लास। खैर मैंने काट दिया है, वापस अपन अपनी बात पर आते हैं। तो वस्तु जो है वो तब तक गति करती रहती है
जब तक की जो वस्तु है अब उस पर अवरोधी बल कार्य नहीं करें, उसे रोकने के बल कार्य नहीं करें, तो गैलीलियो के अनुसार वस्तु गति करना, गैलीलियो के अनुसार वस्तु गति करना बंद इसलिए नहीं करती है कि उस पर हमने बल लगाना बंद कर दिया है, बल्कि इसलिए करती है कि उस पर कुछ अवरोधी बल कार्य कर रहे हैं। जबकि अरस्तु ने क्या कहा था कि वस्तु ने गति करना इसलिए बंद कर दिया है कि उस पर बल लगना बंद हो गए हैं। जबकि गैलीलियो के अनुसार वस्तु ने गति करना बंद क्यों किया है? इसलिए क्योंकि उस पर अवरोधी बल कार्य कर रहे हैं, यानी बलों के प्रभाव में भी वस्तु गति करना बंद कर सकती है। तो ये अरस्तु की भ्रामकता थी, और जो गैलीलियो ने बताया उसके अनुसार इसे जड़त्व का नाम दिया गया। गैलीलियो के अनुसार कोई भी वस्तु जो है वो अपनी अवस्था में खुद से कभी भी परिवर्तन नहीं करती है। हाँ, वो वस्तु में एक ऐसा गुण जरूर होता है कि वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन अवस्था परिवर्तन का विरोध जरूर करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते समय जब आप पहला पैडल लगाते हो, साइकिल चलाते समय जब भी आप पहला पैडल लगाते हो तो आपको जोर आता है, और जब आप बाद में पैडल लगाते हो तो आपको जोर नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ? पैडल लगाने में तो, पैडल में तो दांते तो वो वैसे के वैसे थे, साइकिल का वजन तो उतना का उतना ही था, साइकिल के पहिए की जो त्रिज्या थी वो भी उतनी की उतनी थी, तो पहला पैडल लगाने में जोर क्यों आया? इसलिए कि जो साइकिल है वो अपने आप को अपनी स्थिति में बनाए रखने का प्रयास करती है, जबकि आप उसे गतिशील करने का प्रयास करते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक और खास बात बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक प्रैक्टिकल से बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप देखेंगे कि ये जो साइकिल है या ये जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है या कोई भी साइकिल है या कोई अपन ये कहें वाहन है, उसको जब आप किसी, सूर्य प्रकाश अपना माइक ऑफ कर दो, उसको जब आप किसी भी सतह से नीचे की ओर गति कराएं, लुढ़काते हुए नीचे की ओर लेके आए ढलान वाली सतह पर, तब आप देखते हैं कि ब्रेक लगाने के बाद में भी नहीं रुकता है। जबकि सपाट सतह में इस वस्तु पर ब्रेक लगाए जाने पर ही अपने आप को रोक लेता है। ऐसा क्यों है? जब गाड़ी गतिशील थी तो उसका जो जड़त्व था वो गतिशीलता का जड़त्व था, यानी वो गतिशील रहने का प्रयास कर रही थी। नहीं आ रही है। जब कोई गाड़ी गतिशील थी, अभी आ जाएगी बेटा आवाज साफ, एक आध मिनट बीच बीच में ऐसा हो जाता है इंटरप्शन। जब गाड़ी गतिशील थी तो वो अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास कर रही थी और गतिशील रहने का प्रयास कर रही थी। साइकिल भी गतिशील रहने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जैसे ही आपने इस पर ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने पर इस पर एक अवरोधी बल ने कार्य करना शुरू कर दिया, और वो जो अवरोधी बल है वो इसे रोकने का प्रयास कर रहा था। सपाट सतह पर इस अवरोधी बल और घर्षण बल के प्रभाव, सम्मिलित प्रभाव के कारण इस वस्तु का जो गतिशीलता का जड़त्व है वो समाप्त हो गया, और ऐसी स्थिति में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो गया। लेकिन जो ढलान वाली सतह है, उस सतह पर जो घर्षण बल है वो कम प्रभावी होता है, इसलिए वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है। वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है, और जब वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है तो ये लगातार लुढ़कती रहती है। और आपने ये भी देखा होगा कि एक वाहन चालक जो है वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते हुए अचानक से उसके सामने कोई गड्ढा आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, कोई जानवर आ जाए और वो अचानक से ब्रेक लगा ले तो गाड़ी रुकती नहीं है, स्लिप हो जाती है। क्यों स्लिप हो जाती है? क्योंकि ये जो गाड़ी है वो अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रही है, ब्रेक लगाने पर ये अचानक से नहीं रुकती है, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए गतिशील ही रहती है, और गाड़ी के पहिए जिनको ब्रेक लगा करके आप जाम कर चुके हैं वो नहीं घूमते हैं, और नहीं घूमने की वजह से वो जो गाड़ी है वो स्लिप हो जाती है, और इसीलिए आपको ब्रेक एकाएक नहीं लगाने चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी परिघटनाएं हैं जिनमें आप देखेंगे कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही बने रहने का प्रयास करती है, गतिशील है तो गतिशील ही बने रहने का प्रयास करती है। ये जो वस्तु का गुण है इसे हम कहते हैं जड़त्व, और इस जड़त्व को हम क्या कह सकते हैं? जड़त्व वस्तु का ऐसा गुण है जो वस्तु में होता है, और वस्तु इस गुण के कारण ही अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ये जो गुण है ये वस्तु का ऐसा गुण है जो विमाहीन है, मात्रकहीन है। अब आप कहोगे कि सर मात्रकहीन और विमाहीन क्यों है? क्योंकि मात्रक और विमाएं गुण की नहीं होती हैं, मात्रक और विमाएं भौतिक राशियों की होती है। तो जड़त्व जो है वो भौतिक राशि नहीं है, जड़त्व भौतिक राशि नहीं है, जड़त्व क्या है? एक गुण है।
जैसे मैं कहूं कि कोई वस्तु काली है, तो काला होना उसका जो है वो गुण है, वो कोई भौतिक राशि नहीं है। आप उसको माप नहीं सकते कि ये 2 किलोग्राम काला है, कि 2 मीटर काला है, कि 5 मीटर काला है। आप उसको तोल नहीं सकते, गुण की माप नहीं होती। और जिस राशि को मापा नहीं जा सकता, जिस चीज को मापा नहीं जा सकता, वो भौतिक राशि नहीं है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि जो जड़त्व है उसको मापा नहीं जा सकता, इसका मात्रक नहीं है, इसकी विमा नहीं है, और ये कोई भौतिक राशि नहीं है। ये एक वस्तु का सामान्य सा गुण है। ये जो गुण है ये कुछ चीजों पर निर्भर करता है। जैसे जब वस्तु रेखिक गति करती है, ध्यान से समझना, जब वस्तु रेखिक गति करती है तो ये जो गुण है जड़त्व का, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो इस वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील करने या गतिशील अवस्था से इसके वेग और दिशा में परिवर्तन करने में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और अगर वस्तु स्थिर है, गतिशील है, तो इसे स्थिर करने के लिए या इसके वेग में या इसकी दिशा में परिवर्तन करने के लिए भी आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर इसी की जगह एक वस्तु जो है हल्की वस्तु है, कम भार की वस्तु है, कम द्रव्यमान की वस्तु है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए आपको ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं। एक प्रैक्टिकल से आप समझ सकते हैं। आप एक किताब लें, उसको एक पॉलीथीन से बांध करके अच्छे से और रख दें में, और एक कागज का टुकड़ा लें। आप देखेंगे जो किताब है वो भी बहुत सारे कागजों का एक समूह है, और कागज का जो टुकड़ा है वो भी एक कागज है। अब अगर हम पंखा चला दें तो आप देखेंगे कि ये कागज उड़ जाता है, लेकिन ये किताब नहीं उड़ती है। क्यों? क्योंकि कागज का द्रव्यमान कम था, इसलिए पंखे की हवा के कारण ये जो कागज है, इस कागज पर एक बल लगा, और इस कागज का द्रव्यमान कम होने के कारण ये अपनी स्थिति को बनाए रखने में कम सक्षम था, क्योंकि इसमें जड़त्व का गुण कम था। जबकि किताब भी कागज की बनी हुई थी, परंतु उसका द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण इसमें जड़त्व का गुण ज्यादा था, और इसी वजह से हवा द्वारा लगने वाला जो बल है वो इस वस्तु को यानी कि किताब को उड़ाने में, किताब को खिसकाने में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था, यानी पर्याप्त बल नहीं लग पा रहा था। इस वजह से किताब नहीं सरक पाई। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लेकिन यही वस्तु यदि घूर्णन गति कर रही हो, तो घूर्णन करती हुई वस्तु का जो जड़त्व है उसके द्रव्यमान के साथ साथ उसकी जो घूर्णन की त्रिज्या होती है, जिस त्रिज्या के पथ में वो घूर्णन करती है, उस त्रिज्या के वर्ग पर भी निर्भर करता है। और इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से, द्रव्यमान और घूर्णन त्रिज्या के वर्ग के सम्मिलित प्रभाव से एक राशि बनती है जिसे हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। यानी कि घूर्णन गति करने वाली वस्तु का जड़त्व जो है वो जड़त्व आघूर्ण के मान पर डिपेंड करता है, और जो रेखिक गति वस्तु करती है उसका जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब ये जो जड़त्व है ये 3 तरह का होता है, लेकिन इस जड़त्व को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के जो गति के नियम है उनमें सबसे पहला नियम, न्यूटन का जो नियम है गति का, वो ये है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसी वेग से उसी दिशा में लगातार गतिशील रहती है तब तक जब तक कि इस पर बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाए। ये जो पहला नियम है ये बल की परिभाषा देता है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये नियम कह रहा है कि यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी तब तक जब तक कि बाह्य बल आरोपित नहीं करे। यानी बाह्य बल आरोपित करते वस्तु जो स्थिर थी वो गतिशील हो जाएगी। भाई जब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाह्य बल आरोपित करते ही गतिशील हो जाएगी। दूसरा हमने कहा कि अगर ये गतिशील है तो ये गतिशील ही रहेगी उसी दिशा में उसी वेग से तब तक जब तक कि इस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने बाह्य बल आरोपित कर दिया तो इसके वेग का मान या वेग की दिशा या दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। अगर इन दोनों वाक्यों को हम मिलाएं तो हम ये कह सकते हैं कि बल एक ऐसी राशि हो गई जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर देती है और गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देती है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देती है। अब स्थिति का मतलब उसकी जगह नहीं है, स्थिति का मतलब वो किस पोजीशन में है। वो स्थिर है तो स्थिरता उसकी स्थिति है, वो गतिशील है तो गतिशीलता उसकी स्थिति है। तो बल क्या है? बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। तो पहली जो
पहला जो नियम है वो बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा को बताता है, ये बताता है कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। तो पहले नियम को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले तो हम ये कह सकते हैं इस तरीके से कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, और दूसरा तरीका हमारा ये होगा कि हम कहेंगे कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील रहेगी। लेकिन एक खास बात और, कि यदि किसी वस्तु पर अचानक से कोई बल आरोपित किया जाए तो वो वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और अवस्था परिवर्तन का विरोध करना ही उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। या वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, विरोध करने की बजाय हम ये कहें कि अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, यही वस्तु का जड़त्व कहलाता है। यही क्या कहलाता है? वस्तु का जड़त्व। अभी आपको एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि वस्तु के जड़त्व का मतलब क्या है। देखिए, एक और चीज कि अगर किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है तो हम कहेंगे वस्तु पर लगने कोई बल नहीं लग रहा है, यानी कोई बल नहीं लगने का मतलब ये नहीं है कि बल नहीं लग रहा है। कोई बल नहीं लगने का एक मतलब ये भी है कि उस पर लगने वाले सभी बलों का जो कुल योग है वो शून्य है। यानी इस पर हो सकता है कि 2, 3, 4 या 5 बल लग रहे हो लेकिन इनका सदिश योग शून्य हो। यदि इस पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग शून्य है तब भी हम ये मानेंगे कि इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। उसे ये कहा जा सकता है कि बाह्य बल अनुपस्थित है। ठीक है, तो जब सभी लगने वाले सभी बलों का कुल योग शून्य हो या कोई भी बल आरोपित नहीं हो रहा हो तब वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है, और अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है, गतिशील है तो गतिशील ही रहती है। ये जो पहला नियम है ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अब ये जो जैसे मैंने आपको कहा कि वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है, और अपनी स्थिति को बनाए रखना ही वस्तु का क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो ये जो जड़त्व है इसको हम 3 भागों में बांटेंगे: विराम जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। जब वस्तु अपनी विराम अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करे तो उस वस्तु का जो जड़त्व है वो कहलाता है विराम अवस्था का जड़त्व। यदि वस्तु अपने वेग के परिमाण में परिवर्तन को रोकने का प्रयास करे, या हम कहें कि अपने वेग को बनाए रखने का प्रयास करे, तो हम कहेंगे इसे गति का जड़त्व। और अगर वस्तु अपनी दिशा को बनाए रखने का प्रयास करे तो इसे हम कहेंगे दिशा का जड़त्व। हर एक वस्तु में ये तीनों जड़त्व विद्यमान होते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हम लेते हैं। जैसे विराम के जड़त्व का उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण मैं यहाँ पर ले रहा हूं। आपको ये एक बार सुनते ही समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारे साथ में होता है ये क्यों होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि आप अपने दोस्त के साथ में मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, पीछे की सीट पर। दोस्त मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और झटके से उसे आगे बढ़ा देता है, एकदम से क्लच छोड़ के आगे बढ़ा देता है। और ऐसा करने पर जो आप ये सीधे बैठे होते हो, कभी कभी आपके साथ में ऐसा होता है कि आप पीछे की तरफ गिरने की स्थिति में आ जाते हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मान लीजिए ये आपकी टांगे हैं और ये आपका पेट के निचले वाला हिस्सा है, और ये जो है ये आपका पूरा शरीर है। ये शरीर है और ये बाकी हिस्सा है। ये बाकी हिस्सा जो है पांव सहित ये गाड़ी के संपर्क में। जैसे ही गाड़ी चलना शुरू होती है, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पांव पर और शरीर के पेट के निचले हिस्से वाले भाग पर जो कि गाड़ी के संपर्क में है उस पर बल लगता है और ये हिस्सा भी आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है उस पर प्रत्यक्ष रूप से कोई भी बल आरोपित नहीं होता है। इस वजह से ये हिस्सा अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। अब देखो, जो ऊपरी हिस्सा है वो तो अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, और जो निचला हिस्सा है वो गाड़ी के साथ में गति करना चाहता है। तो निचला हिस्सा तो आगे चला जाएगा और पिछला ऊपरी हिस्सा है जो वो पीछे रहने का प्रयास करेगा, पर ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, और इसलिए जो व्यक्ति की स्थिति है वो कुछ इस तरह की हो जाती है, वो नीचे की ओर गिरने लगता है। एक और उदाहरण हम इसका लेते हैं। मान लीजिए कि एक जगह पर आप बैठे हुए हो, या मैं गाड़ी की बात की तो मैं गाड़ी की बात कर लेता हूं वापस से। एक गाड़ी पे आप बैठे हुए हो, गाड़ी के संपर्क में हो, गाड़ी चल रही है और चलते चलते एक स्पीड ब्रेकर से होकर के गाड़ी गुजरती है। गाड़ी का अगला पहिया स्पीड ब्रेकर से होकर के गुजरता है, फिर पिछला पहिया गाड़ी का स्पीड ब्रेकर से होकर के गुजरता है। जैसे ही पिछला पहिया इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर आता है, ये मान लीजिए गाड़ी है, तो आप भी ऊपर की ओर आ जाते हो। लेकिन जैसे ही अगला पहिया और पिछला पहिया इस स्पीड ब्रेकर को पार करके आगे निकलता है, तो ये जो गाड़ी है ये अपने भार के कारण और अपनी स्पीड के कारण तेजी से नीचे आ जाती है। लेकिन आप जब स्पीड ब्रेकर के ऊपर पहुंचे थे तो आपकी जो स्थिति थी वो ये थी। अब आप क्या करते हैं? गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हो आप, ठीक है, गाड़ी के ऊपर यहां बैठे हुए हो आप,
गाड़ी नीचे आ गई है, आप अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए ऊपर ही रह जाते हो। और जब गाड़ी बहुत तेज गति से ऐसा करती है तो गाड़ी पर जो लगने वाला बल होता है वो तो प्रत्यक्ष बल होता है, ये प्रत्यक्ष बल आप पर आरोपित नहीं हो पाता है। इसलिए जैसे ही स्पीड ब्रेकर को पार करते हैं तो गाड़ी स्पीड ब्रेकर को पार करते तेजी से नीचे की तरफ आ जाती है, आप उतनी तेजी से नीचे की तरफ नहीं आ पाते हैं और आप ऊपर ही रह जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि स्पीड ब्रेकर से गुजरने पर आप गाड़ी पर उछल जाते हैं। एक्चुअल में आप उछलते नहीं है, स्पीड ब्रेकर पे जाने पर आप गाड़ी से ऊपर की ओर जाते हैं और वापस जब नीचे की ओर आते हैं तो जितनी स्पीड से गाड़ी नीचे की ओर आ जाती है उतनी स्पीड से आप नीचे की ओर नहीं आ पाते हैं। जितनी स्पीड से आप गाड़ी से नीचे की ओर आते हैं उतनी स्पीड से नहीं आ पाते। अब एक और उदाहरण ले रहे हैं हम, यहाँ पर बहुत बेस्ट उदाहरण है ये भी। आपने देखा होगा कि कंबल में कभी कभी धूल मिट्टी हो जाती है। मान लीजिए कंबल है, ठीक है, इसमें धूल मिट्टी हो गई। कभी कभी क्या करते हो आप, इसको दोनों तरफ से पकड़कर या एक तरफ से पकड़ के झटकाने का प्रयास करते हो तो जो कंबल का बीच वाला भाग होता है वो ऊपर चला जाता है। और जैसे ही ये बीच वाला भाग ऊपर जाता है तो जो धूल के कण है वो भी ऊपर चले जाते हैं। अब आप इसे तेजी से झटका देते हैं, जैसे आप इसे तेजी से झटका देते हैं तो जो धूल के कण है वो अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं और ऊपर ही रह जाते हैं और जो कंबल है वो नीचे आ जाता है। और इस वजह से जो धूल के कण है वो ऊपर रह गए हैं, कंबल नीचे आ गया है, हवा के साथ में धूल के कण आगे उड़ जाते हैं और कंबल से पृथक हो जाते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, एक गिलास है, उस गिलास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है, कार्डबोर्ड के ऊपर आप एक सिक्का रख दें, अगर आप तेजी से इस कार्डबोर्ड को खींचें तो आप देखते हैं कार्डबोर्ड के साथ में सिक्का बाहर नहीं जाता है, ये जल के अंदर गिलास के अंदर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रखा हुआ था तो सिक्का अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। जब आप तेजी से कार्डबोर्ड को खींचते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से कार्डबोर्ड पर एक बल लगता है और कार्डबोर्ड खींचा चला आता है, लेकिन इस सिक्के पर कोई भी बल प्रत्यक्ष रूप से नहीं लग पाता है और इस वजह से सिक्का अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए यहीं रह जाता है। कार्डबोर्ड निकल गया है, सिक्का यहीं रह गया। जैसे ही ये कार्डबोर्ड यहां से हट जाएगा, सिक्का हवा में नहीं रह सकता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे लाइफ में है। आप एक और उदाहरण ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं उनकी शाखाओं पे जो फल लगे होते हैं, जब ये पक जाते हैं तो इनका ये फल है, ये जो फल का तना इस शाखा से जो जुड़ा है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। अब जैसे ही आप इस पेड़ को हिलाते हो तो हिलाने पर क्या होता है कि ये मान लीजिए ये शाखा थी, ये शाखा थी, ये शाखा हिलाने पर यहां से यहां चली गई, ठीक है, यहां से यहां चली गई, फल भी इसके साथ में चला गया। फल अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है, लेकिन जड़त्व के कारण जो शाखा है, जैसे ही आप इसे तेजी से हिलाते हो तो शाखा पर तो प्रत्यक्ष रूप से बल लगता है और फल जो है उस पर प्रत्यक्ष रूप से बल नहीं लगता है। तो जब शाखा पर लगा हुआ जो फल है, उस फल की हम बात करें तो शाखा पर जैसे ही बल लगता है शाखा आगे की ओर गति करती है, या तो इस ओर या इस ओर, और फल अपनी स्थिति में बने रहने के लिए उसी जगह रह जाता है और इस वजह से फल शाखा से अलग हो जाता है और टूट करके नीचे गिर जाता है। जैसे ये बिल्कुल इस सिक्के की तरह ही था, जैसे कार्डबोर्ड इससे दूर चला गया और सिक्का वहीं रह गया, ऐसे फल जो है, ये फल इस शाखा से लगा हुआ है, ये इस शाखा से लगा हुआ है, वो तो एक तरफ चली जाएगी और फल जो है वो अपनी स्थिति में बने रहने का प्रयास करेगा और ये जो फल है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देखोगे, बहुत सारे उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं हम। आपने देखा होगा कि अगर आपके घरों में कांच की खिड़की लगी हुई है और अगर उस पर बहुत तेजी से कोई वस्तु टकराए, बहुत ज्यादा तेज वेग से, जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली, तो बंदूक से निकली हुई गोली कांच के जिस भाग से टकराती है उस भाग पर एक बल लगाती है और वो भाग जो है वो गतिशील हो जाता है, लेकिन बाकी भाग अपने आप को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता है और बाकी भाग वहीं रह जाता है। इसीलिए केवल जिस इस स्थान पर गोली लगती है उस स्थान का जो कांच है वो गोली के साथ में आगे चला जाता है। पर जब कोई पत्थर से कांच पर बल लगाया जाता है तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पत्थर द्वारा जो बल लगता है, पत्थर की स्पीड कम होती है और इसके कारण, मान लीजिए कांच है, इस पर ये पत्थर लगा, स्पीड कम होने के कारण जब तक कांच ये पत्थर इस भाग को आगे की ओर लेके जाता तब तक ये सारा का सारा बल जो है इस कांच के आसपास के भाग में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसलिए आसपास का भाग भी इस पत्थर के कारण लगने वाले बल के कारण आगे जाने का प्रयास करता है और ये कांच यहां से टूट जाता है, कांच यहां से टूट जाता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सबसे बड़ा छेद उस स्थान पर होता है जिस स्थान पर पत्थर सीधे लगता है, क्योंकि उस स्थान के कणों पर ज्यादा बल लगता है। और आप ये भी देखेंगे कि इस खिड़की में, मान लीजिए खिड़की है और आपने पत्थर मारा तो जो कोने में कांच होता है या इस साइड में जो कांच होता है वो अपनी जगह पर बना रहता है,
क्यों? क्योंकि अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है और पत्थर के साथ में आगे नहीं जाता है। ये जो बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं, ये विराम के जड़त्व को बताते हैं। तो विराम का जड़त्व क्या है? बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो स्थिर वस्तु है वो स्थिर ही बनाए रहने का प्रयास करती है, इसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। अब प्रश्न क्या आता है? प्रश्न लिखा हुआ आता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखते हुए विराम के जड़त्व को समझाइए और उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके गति के जड़त्व को और दिशा के जड़त्व को पढ़ेंगे, सेकंड नियम भी पढ़ेंगे और उससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।